हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सुजीत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम टू डेस्क में। आगामी बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए टेस्ट सीरीज की एक श्रृंखला लाए हैं। यह टेस्ट सीरीज बाजार में उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को कवर करेगा, जो आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं आज का प्रथम प्रश्न। आज का प्रथम प्रश्न है, सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटेलम निम्नलिखित में से क्या है? टैंटेलम टैंटेलम एक धातु है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। तो टैंटेलम, इसका सिंबल होता है TA और इसका एटॉमिक नंबर होता है 73। टैंटेलम एक वेरी हार्ड मेटल होता है, वेरी हार्ड मेटल होता है। यह डक्टाइल होता है और लस्ट्रस होता है। इसका यूज किया जाता है, इसे याद रखना है, सेमीकंडक्टर बनाने में और कैपेसिटर बनाने में, और इसका यूज सेमीकंडक्टर बनाने में और कैपेसिटर बनाने में होता है। हम इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 औद्योगिक विधि के साथ सूची 2 उद्योग जिससे जुड़ा हुआ हो को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में हम देखते हैं क्रैकिंग, स्मेल्टिंग, हाइड्रोजनेशन और वल्कनाइजेशन। क्रैकिंग, जैसा कि आपको जानकारी होगी कि क्रैकिंग पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, अर्थात भंजक आसवन हिंदी में होता है, जिससे पेट्रोलियम के शोधन में हम इस्तेमाल करते हैं इसी विधि को। स्मेल्टिंग का यूज कॉपर में किया जाता है, कॉपर के शुद्धिकरण में। हाइड्रोजनेशन खाद्य वसाएं से जुड़ी हुई है। और वल्कनाइजेशन यह रबर को हार्ड बनाने में किया जाता है। रबर में सल्फर का मिक्सिंग किया जाता है तो रबर हार्ड बनता है। इस प्रोसेस को हम वल्कनाइजेशन कहते हैं। इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 एंड डी का 1। इस तरह हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो खेती के आदिम रूप के लिए भारत में बेवर शब्द का यूज किया जाता है। बेवर। स्थानांतरित कृषि, आदिम रूप में हम स्थानांतरित कृषि को देखते हैं। स्थानांतरित कृषि यह कई नामों से जाना जाता है। कहीं हम इसे झूम खेती बोलते हैं, अर्थात झूम खेती या झूम कृषि। और बेवर शब्द झूम कृषि को ही बोलते हैं। यह बेवर MP मध्य प्रदेश में इस टर्म का यूज किया जाता है। किसके लिए? स्थानांतरित कृषि के लिए। तो भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो बेवर शब्द को यूज किया जाता है। यह एक स्थानांतरित कृषि का एक रूप है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16% है। इस तरह हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है, यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही है। इसका नाम सुंदरी पेड़ के नाम से लिया गया है। यह भी सही है। रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। यह भी सही है। और इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि एक से ज़्यादा सही है। नेक्स्ट, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। 20 डिग्री की समताप रेखा, तो देखिए भारत में कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ गुजरती है। तो 20 डिग्री की समताप रेखा, जाहिर सी बात है ये इसके नीचे होगी, है ना। तो 20 डिग्री की समताप रेखा
क्वेश्चन में कहा गया कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। तो देखिए जनवरी माह अर्थात अपने यहाँ ठंड का टाइम है। इसका अर्थ है कि जो सूर्य है, सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो चुकी होगी। जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन हो चुकी है तो ये जो कर्क रेखा, जो समताप रेखा थी, यह भी खिसक जाएगी। यह अपने मूल स्थान पर नहीं रहेगी, यह खिसक के कहाँ आ जाएगी, कर्क रेखा के ही समांतर रहेगी, लेकिन ये खिसक के ये अब इस साइड और इस साइड आ जाएगी कर्क रेखा के। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में रहेगी। और इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, कर्क रेखा के समांतर किंतु दक्षिण में। तो जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में अर्थात सबसे ज्यादा वाले को पहले रखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा बेसिन किसका है, सबसे ज्यादा बेसिन रखता है गंगा नदी। तो गंगा, तो यदि हम ऑप्शन को देखते हैं तो गंगा प्रथम स्थान पर है और ये ऑप्शन ए में है। इस तरह हमारा आंसर ए सही हो जाएगा। गंगा के बाद सिंधु नदी, सिंधु के बाद गोदावरी, फिर कृष्णा। तो इस तरह करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिन को यदि हम बेसिन क्षेत्र को घटते हुए क्रम में सजाएं तो गंगा, सिंधु, गोदावरी और फिर कृष्णा। नेक्स्ट, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। अर्थात नदी पथ, नदियां अपना रास्ता बदलती है, अक्सर बदलती है, लेकिन सबसे ज्यादा इस ऑप्शन के अनुसार सबसे ज्यादा किस नदी में परिवर्तन होता है, नदी पथ में परिवर्तन होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कोसी नदी, कोसी नदी वह नदी है जो अपने मार्ग को हमेशा बदलती रहती है और इसके लिए कुख्यात है। और इसीलिए हम कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार अर्थात बिहार का शोक भी कहते हैं। नेक्स्ट, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो कर्क रेखा, अभी हमने देखा था ऊपर कि कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत के राज्यों से गुजरती है। तो यहाँ तो पूछा है कि राज्यों से नहीं, बल्कि यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है कर्क रेखा। तो सर्वाधिक क्षेत्र मालवा पठार से गुजरती है और ये छोटा नागपुर पठार से भी गुजरती है। तो हम देखते हैं कि रांची पठार, मालवा पठार, छोटा नागपुर पठार। तो मालवा पठार भी है, छोटा नागपुर पठार भी है, और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट, बिल्किस बानो, बिल्किस बानो एक चर्चित केस रहा है, इसे हम देखते हैं। बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य वर्णित है। बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों की रिहाई को चुनौती दी। तो ये करेक्ट आंसर है क्योंकि गुजरात सरकार ने इसे रिहा किया था। ऑप्शन बी है। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया था, यह भी एक करेक्ट है। 8 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने 11 दोषियों को समय पूर्व रिहाई करने संबंधी आदेश को रद्द कर दिया, तो यह भी सही है। और न्यायमूर्ति बी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने यह निर्णय दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा डी, एक से अधिक। 12, राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान का उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस उद्देश्य परिवर्तनों को अधिमान्य दे सकता है, अर्थात महाभियोग को अधिमान्य कौन देता है।
तो हम ऑप्शन को देखते हैं, प्रधानमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद नहीं, यह प्रक्रिया संसद में होती है। अर्थात राष्ट्रपति को संसद हटा सकती है महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा। तो प्रधानमंत्री उनकी परिषद, इसीलिए यह ऑप्शन रॉन्ग है। ऑप्शन बी, दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4वां भाग के सदस्य। तो ये सही है, क्योंकि प्रस्ताव पास होने के लिए 1/4 सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। लोकसभा के कुल सदस्यों के आधा सदस्यों से कम नहीं। कुल सदस्यों का आधा सदस्यों से कम नहीं, प्रस्ताव को पास होने के लिए 2/3 मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है। लोकसभा के किसी भी सदन के 2/3 बहुमत, किसी भी सदन वर्ड यूज हुआ है, जबकि दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है ना, इसे हम ध्यान में रखेंगे। और इसीलिए हमें क्या पूछा था, तो सही तो ये है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, इन 3 शब्दों का समावेश हमारे संविधान में किया गया है। तो इसीलिए हमारा आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में संविधान का मत दिया हुआ है और जिस देश से ये लिया गया हमारे संविधान में, उनका नाम हम मिलाते हैं, देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आपको पता होगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कहाँ से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है आयरलैंड से। तो आयरलैंड की समवर्ती सूची से लिया गया है। तो एक का तीन हम देखते हैं। इन दोनों में हम एलिमिनेशन मेथड को यूज करते रहेंगे ताकि हमसे समय कम लगे। तो ए का 3, तो जहाँ जहाँ ए का 4 है हम उसे पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। अब बचता ये दोनों, हम देखते हैं बी का 4 दोनों में, अर्थात बी का 4 तो कंपल्सरी होगा ही। तो मौलिक अधिकार, ऐसे भी आपको मालूम है कि मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है, तो बी का 4। अब हम आते हैं सी पे, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। तो संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को लिया गया ऑस्ट्रेलिया की समवर्ती सूची से। अब है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें केंद्र को, ये इधर खिसका हुआ है, तो जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो अधिक शक्ति प्रदान की गई है, तो यह व्यवस्था कनाडा से अपनाई गई है। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन हो जाएगा 14 का डी। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, ये फैक्ट है, इसे याद रखना है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा आदर्श मूलक वचन है। तो गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां लोग अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते, ये तो एक फैक्ट है ना। बेरोजगारी गरीबी के कारणों में से एक है, यह भी एक फैक्ट है। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए, ये एक आदर्श मतलब सोच है। तो इसीलिए आदर्श मूलक वचन कौन सा हो जाएगा, सरकार को बेरोजगारी गरीबी को नियंत्रित करने के लिए उपाय करने चाहिए, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम देखते हैं, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। तो भूमि उपयोग मुख्यतः आर्थिक गतिविधियों से प्रभावित होती है। कहीं हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं ना, कहीं हम फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, हम कहीं कृषि के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं,
या अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए। तो इस तरह भूमि उपयोग को कौन ज़्यादा प्रभावित करती है? तो आर्थिक गतिविधियां प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैडम कामा ने भारत के तिरंगे स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो मैडम भिखाजी कामा, इन्होंने कहाँ फहराया था भारत का तिरंगा झंडा? तो स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी में है, यहाँ फहराया था। मैडम भिखाजी कामा 1907 में, इस फैक्ट को याद रखना है आपको कि 1907 में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लेने के लिए स्टुटगार्ट जर्मनी गई हुई थी, जहां उन्होंने भारत के तिरंगे राष्ट्रध्वज को फहराया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो राष्ट्रध्वज था, ये आज की तरह 3 कलर में थे, लेकिन आज की तरह कलर में नहीं थे। इनके कलर को याद रखना हमें। तो ये कलर था हरा, पीला और लाल। और साथ ही साथ बीच में क्या लिखा? जैसे आज हम बीच में देखते हैं अशोक चक्र है, तो इस झंडे में बीच में लिखा हुआ था वंदे मातरम। इस बात को याद रखना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया? तो भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन स्वशासन की मांग के लिए चलाया गया था। तो ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सी। वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेटस की मांग, मतलब डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा गया था। तो अगस्त प्रस्ताव, इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया था। शिमला, जगह को याद रखना है, कहाँ पर? शिमला में। इसके तहत भारतीयों से डोमिनियन स्टेटस देने का वादा किया गया था। हालांकि हमारे नेताओं ने इसे अस्वीकार किया गया था और इसकी आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गांधी जी की भारत में वापसी, आपको पता है कि गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी भारत 1915 में लौटे थे अंतिम रूप से। लखनऊ समझौता 1916। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914। और चंपारण सत्याग्रह 1917। इस तरह हम क्रम को देखें तो 1914 अर्थात तीसरा पहले नंबर पर आएगा। तो तीसरा पहले पे है, तो ये दोनों, इन दोनों में से कोई सही होगा, तो इसे हम पहले कट कर लेंगे। फिर इसके बाद 1, तो तीसरे के बाद पहला, तीसरे का पहला, तो इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? देखिए 1919 में सत्याग्रह आंदोलन तो किसके खिलाफ हुआ था? यह किसके विरुद्ध हुआ था? रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में महात्मा गांधी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किया था। हाँ, इसका इफेक्ट भले ही हुआ था कि इसमें एक घटना घटी थी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन इसके खिलाफ नहीं चलाया गया था, बल्कि यह इसका एक इफेक्ट था। तो इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन
आया। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो कब आया गर्मपंथियों के प्रभाव में? तो 1906 के बाद आया। अपने गठन से अर्थात 1885 से के बाद से 1906 इस समय तक यह उदारवादियों के प्रभाव में रहा। इसे आप याद रखेंगे, उदारवादियों के प्रभाव में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 1885 से 1905। ये कांग्रेस का शैशव काल था, अर्थात ये बाल्यकाल था। इस समय उदारवादियों का प्रभाव था। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड हमें याद रखेंगे 1856 से 1862। एक बात और याद रखनी है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा आपके लिए कि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तो था ही, साथ ही साथ यह भारत के पहले वायसराय भी थे। यह भारत के पहले वायसराय बने। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स वुड डिस्पैच, जिसे भारत का शिक्षा के क्षेत्र में हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा अर्थात भारत में शिक्षा का अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा है। तो इसने क्या सिफारिश की थी? हम ऑप्शन को देखते हैं। इसने उच्च शिक्षा के अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की थी। की थी, यह सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, यह भी सही है। इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था। देखिए, भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने, जो कि 1859 में आया था, क्या निर्धारित किया था? बेसिकली यह अधिनियम लाया गया था मजदूरों के आंदोलन को दबाने के लिए ना, मजदूर आंदोलन को दबाने, मजदूर आंदोलन को प्रेस करने, दबाने। और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाय बागान ना, बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। चाय बागान में मजदूरों की अधिक जरूरत पड़ती है और इसीलिए मजदूरों के विरोध को दबाने के लिए यह अधिनियम लाया गया और निर्धारित किया गया कि बिना अनुमति के कोई भी मजदूर चाय बागान ना छोड़े। इसीलिए हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? विकेंद्रीकरण के अर्थात अब राज्यों को शक्ति दी गई। तो ऐसा किस वायसराय के काल में होगा? तो ऑप्शन देखते हैं हम। मेयो, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया गया। ऐसा प्रस्ताव 1870 में रखा गया था, जिसके तहत अब प्रांतीय सरकार जो थी वह स्थानीय कर लगाने का अधिकार रखने लगी। स्थानीय कर, ताकि वह स्वायत्तता से अपना काम कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो फोर्ट एंग्लो मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ था, में श्रीरंगपट्टनम शहीद हुए थे। इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। किसने भारत के नए समुद्री मार्ग को खोजा? तो भारत के नए समुद्री मार्ग को किसने खोजा था? तो भारत के समुद्री मार्ग को वास्को डी गामा ने खोजा था। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आने में सफल रहा था, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, केप ऑफ
गुड होप के रास्ते भारत आने में सफल रहा था। इस तरह हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ है अधिकारी और दूसरी तरफ है उसका विभाग। हम कुछ बातें देख लेते हैं, जैसे अष्ट प्रधान प्रणाली। तो अष्ट प्रधान प्रणाली के जनक कौन थे? शिवाजी। अष्ट प्रधान प्रणाली के जनक थे छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1674 में इसका गठन किया था। इसमें कुल 8 मंत्री होते थे जो छत्रपति को राजकीय कार्यों में सहायता देने के लिए होते। सचिव, पत्राचार, प्रभारी होते थे। सचिव या सुरूनवीस सचिव, सचिव या सुरूनवीस सचिव। तो सुरूनवीस सचिव पत्राचार प्रभारी हुआ करते थे। एक और टू, तो एक और टू ए में है, तो ए एक ही बार में मिल गया, तो ये सही हो जाएगा। तो बी का 1 पेशवा प्रधानमंत्री। सुमंत, सुमंत विदेश मंत्री हुआ करते थे। सी का 4 और अमात्य, डी का अमात्य वित्त मंत्री, डी का 3। इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन है। महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? रज्जनामा। तो महाभारत का फारसी अनुवाद अकबर के समय में किया गया था, मतलब अकबर की सलाह पे ही राजकवि फैजी और बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो राजकवि फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था रज्जनामा के नाम से। रज्जनामा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, रद्म का अर्थ होता है युद्ध और नामा का अर्थ होता है कहानी या पुस्तक, अर्थात युद्ध की कहानी या युद्ध की पुस्तक। तो महाभारत का फारसी अनुवाद का क्या नाम था? रज्जनामा। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? खिराज, खुम्स, उष्ण, मुक्ताई। तो अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। तो खिराज देखते हैं कौन कौन से भूमि कर थे। खिराज भूमि कर था, भूकर था, जो कि हिंदू किसानों पे लगता था। खुम्स युद्ध में लूटा हुआ माल था, इसके ऊपर टैक्स लगता था। खुम्स युद्ध में लूटा गया माल। तो जाहिर सी बात है ये भूमि कर तो नहीं था, तो दो ऑप्शन 2 जहां जहां है उसे आप एलिमिनेट कर दें। तो 2 यहाँ है, इसे आप एलिमिनेट कर दें, तब हमारे पास बचता है उष्ण और मुक्तई, ये भी भूकर था। उष्ण, उष्ण भी भू राजस्व था जो कि मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। उष्ण जो था मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। और मुक्तई, मुक्तई भी लगान निर्धारण की प्रणाली थी। इस तरह हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम, तो सबसे अधिक गुलाम किनके दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के, फिरोज तुगलक के, FST, फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। और इसीलिए आप देखेंगे कि FST ने अर्थात फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? दीवान ए बंदगान की स्थापना की थे। दीवान ए बंदगान की स्थापना की थी। दीवान ए बंदगान अर्थात दास विभाग। इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं। मजूमदार, RC मजूमदार, RC मजूमदार
ने फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा था कि यह इस युग का धर्मांध एवं इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी एवं औरंगजेब का अप्रगामी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? तो महमूद गजनी ने अपना प्रथम अभियान तो 1021 ईस्वी में किया था, लेकिन अपना अंतिम अभियान 1027 में किया था। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1027 में इसने अपना अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध किया था ना, जाटों के विरुद्ध किया था। राजा प्रवर सेन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति थे, तो ये गलत हो जाएगा। उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक फैला हुआ था, ये सही है। वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने, यह भी सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, यह भी सही है। तो बी सी डी, इस तरह हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। 37 को हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। लेखक और उनकी कृति, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो सूची पतंजलि, आपको मालूम है पतंजलि की रचना पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की थी। तो ए का 4 इन दोनों में है, तो इन दोनों में से किसी को हमें अब चूज करना होगा। तो बी ऑप्शन को देखते हैं। दंडी ने 10 कुमार चरित्र की रचना की, अर्थात 10 राजकुमारों का कहानी कह सकते हैं। तो दंडी ने 10 कुमार चरित्र। हेमचंद्र सूरी, तो हेमचंद्र सूरी ने किसकी रचना की थी? कुमारपाल चरित्र की रचना की थी। और तो सी का टू हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। सोमदेव ने नीति वाक्य व्रत की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची स्तूप को अशोक द्वारा बनवाया गया था। यह सांची स्तूप है कहाँ पर? सांची रायसेन जिले में पड़ता है, रायसेन एमपी में है। 1989 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 39, रास तरंगिणी में कल्हन ने किस राज्य का वर्णन किया है? कल्हन की रास तरंगिणी बेसिकली कश्मीर का इतिहास है, कश्मीर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी इसमें मिलती है। तो रास तरंगिणी की रचना किसने की? कल्हन ने की। और इसमें किसका वर्णन है? तो कश्मीर का वर्णन है। नेक्स्ट, मेगास्नेच किसका राजदूत था? ये तो आपको याद ही है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी से? चंपा अंग की राजधानी थी, अंग जो कि आज के भागलपुर और मुंगेर जिले में पड़ता है। और चंपा भागलपुर के चंपानगर में पड़ता है। तो चंपा उस समय अंग महाजनपद की राजधानी थी। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, हालांकि जैन धर्म की स्थापना आदि गुरु ऋषभदेव द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को
कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। वर्ण आश्रम प्रचलित था। वर्ण आश्रम ऋग वैदिक काल से ही प्रचलित है और इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 हम देखते हैं। सिंधु घाटी स्थल सूतका गेंडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित है। सूतका गेंडोर बलूचिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बलूचिस्तान में पड़ता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन स्थल है और याद रखना है कि यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है ना। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ईसवी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ किस देश में उपयोग होता है? तो भारत में। भारत में लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य 1500 से 1000 BC माना जाता है। यहाँ तो ईसवी सन 100 है, तो भारत में लोहे के पहिए वाला रथ यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए? तो मध्य भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। तो भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए? उत्तर भारत में चलन में आए। तो भारत में पहली बार सिक्के उत्तर भारत में चलाए गए थे और किनके द्वारा चलाए गए थे? सबसे पहले हिंद यूनानियों द्वारा। हिंद यूनानियों द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इस फैक्ट को याद रखेंगे आप। भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक करता बिहार है, जो कि 95% पाइराइट का उत्पादन करता है। पाइराइट्स को हम फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं, अर्थात मूर्खों का सोना भी कहते हैं। मूर्खों का सोना, फूल्स गोल्ड। इसका यूज क्या यूज होता है? इसका यूज मुख्यतः फर्टिलाइजर उद्योग में होता है। फर्टिलाइजर उद्योग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। डगमारा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? डगमारा जल विद्युत परियोजना कोसी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का दुख? तो आपको मालूम है बिहार का दुख कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि अपना मार्ग हमेशा बदलती है। इससे लोगों का आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक हर तरह के नुकसान होते हैं। पटना का स्थानीय समय, देखिए पटना स्थानीय समय ऑप्शन देखते हैं। भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है, वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय संबंधित नहीं है। तो हम देख लेते हैं भारतीय मानक समय होता क्या है। तो भारतीय मानक समय अर्थात IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपको मालूम है कि भारत में जो 82.5 82 ईस्ट, यह जो है भारत का मानक समय निर्धारक है। और यह किन राज्यों से गुजरती है? तो यह गुजरती है यूपी, यह गुजरती है यूपी से, उसके बाद MP से, और फिर छत्तीसगढ़ से, और इसके बाद उड़ीसा से और आंध्रा से। तो बिहार तो यहाँ पड़ता है ना। जाहिर सी बात है पटना इसके आगे है, इस लाइन के आगे 82.5 डिग्री ईस्ट के, मतलब ईस्ट साइड है, राइट साइड है, और इसीलिए इससे जाहिर सी बात है टाइम क्या होगा? आगे होगा, और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का जो स्थानीय समय है वह भारतीय मानक समय से आगे है। मानक समय किसे कहते हैं? तो जब भी दोपहर के समय सूर्य ठीक आपके सर के ऊपर हो, जिस समय अलग अलग स्थानों पे अलग अलग सूर्य की स्थिति होगी, तो जिस समय जिस भी क्षेत्र में वह किसी के सर के ठीक ऊपर अर्थात परछाई सबसे छोटी बने,
तो वह उस समय वहाँ का दोपहर होता है, अर्थात 12 बजते हैं वहाँ। तो वह मानक समय होता है। वह मानक समय, सॉरी, मानक समय नहीं बल्कि स्थानीय समय होता है। और मानक समय हम किसी देशांतर के सहारे निर्धारित करते हैं। भारत ने 82.5 डिग्री को मानक समय माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय मानक समय से आगे है। पटना का स्थानीय समय ध्यान रखना है, आगे है। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था? अर्थात हम लैंड की बात कर रहे हैं कि कितना प्रतिशत हिस्सा भारतीय भूभाग का, सॉरी, बिहार के भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा झारखंड को मिला था? तो कितना प्रतिशत मिला था? 45.85% झारखंड के हिस्से में गया था। तो झारखंड अलग कब हुआ था? इसे याद रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। बिहार, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी सम्मिलित है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति, ये भी है। बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय योजना में बाल कल्याण अभी शामिल नहीं किया गया है, और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि नहीं पूछा है। बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है? ये एक फैक्ट है, इसे याद रखना है कि बिहार जो भारत में लीची के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन बिहार अकेले करता है। तो लीची, इसीलिए हमारा आंसर लीची हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है, अर्थात अदिश है? विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी एक सदिश राशि है, बल भी एक सदिश राशि है, आयतन सदिश नहीं है बल्कि क्या है? अदिश राशि है। सदिश राशि हम उसे कहेंगे जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अर्थात परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे हम क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। आयतन के पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, और इसलिए आयतन क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि होगा। यहाँ नहीं पूछा था, इसलिए हमारा आंसर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए कुल ऊर्जा, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए, अर्थात कोई बॉडी यदि फ्री फॉल हो रही हो तो कुल ऊर्जा क्या होती है? तो कुल ऊर्जा होती है, स्थिर रहती है, कोई चेंज नहीं होते हैं। कैसे चेंज नहीं होते हैं? क्योंकि जब वस्तु ऊंचाई से गिरेगी नीचे की ओर, तो जैसे जैसे वह नीचे की ओर बढ़ती जाएगी तो वस्तु का वेग बढ़ता जाएगा और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। गतिज ऊर्जा बढ़ती रहेगी, चूंकि अब अर्थ से डिस्टेंस अब कम हो रहा है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी। क्योंकि वस्तु की ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा घटती जाएगी, और इस तरह वस्तु की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अर्थात कुल ऊर्जा की बात किया है तो कुल ऊर्जा स्थिर रहती है। इसी में यदि आपसे पूछा जाता है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो गतिज ऊर्जा निरंतर बढ़ती रहेगी। हाँ, स्थितिज ऊर्जा वो क्या होगी? तो वो घट जाएगी, कम होती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण ऊर्जा के नियम पे आधारित है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। तेल स्लिक क्या है? तेल स्लिक समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। दुर्घटना के फलस्वरूप जब टैंकर से रिसाव होता है तो तेल की परत जो है समुद्र की सतह के ऊपर फैल जाती है, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, और इसे हटाना भी एक मुश्किल काम होता है। सूखी बर्फ है। सूखी बर्फ क्या है? ये तो आपको पता है कि यह ठोस CO2 है। ठोस CO2 को हम सूखी बर्फ भी कहते हैं, क्योंकि ठोस CO2
ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाती है, द्रव्य अवस्था नहीं आती, इसलिए हम इसे सूखी बर्फ कहते हैं। निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें। तो देखते हैं, सिरका एसिटिक एसिड। संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो खट्टे हैं साइट्रिक एसिड, और दही में लैक्टिक एसिड। तो ए का तीन हम देखते हैं इन दोनों में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, एलिमिनेट हो गया। फिर हम देखते हैं बी का वन तो इसमें है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए, 60 का ए। नेक्स्ट, स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु क्या है? तो इस्पात, क्रोमियम और निकेल। ये आपको याद रखना, इस्पात, क्रोमियम और निकेल, ये करेक्ट ऑप्शन है। गैलेना, गैलेना किसका अयस्क है? तो गैलेना डैश का अयस्क है। तो गैलेना किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है, सीसा का अयस्क है। गैलेना किसका अयस्क है? सीसा का अयस्क है। हालांकि गैलेना में चांदी भी अशुद्धियों के रूप में पाई जाती है, इसीलिए चांदी का एक स्रोत तो है, गैलेना चांदी का भी एक स्रोत है, लेकिन गैलेना मुख्य रूप से किसका अयस्क है? शीशे का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है। भारत में मोनोजाइट जो बालू है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दक्षिण भारत में, केरल और तमिलनाडु के तटों पर। मोनोजाइट बालू थोरियम थोरियम का वृहद भंडार रखती है। यह परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं 64। कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन देखते हैं, ऑक्सीकरण, सल्फोनीकरण, जल योजनीकरण। इनमें से कोई भी सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों? कि जो रासायनिक प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करती है वह है कार्बोनेशन। वह कौन सा है? कार्बोनेशन, इसे याद रखना है। तो कार्बोनेशन वह प्रक्रिया है जो कि चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए और निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, सूची 2। तो धोने का सोडा, तो धोने का सोडा इनमें से कौन है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा। तो ए का फोर हम देखते हैं कि 2 ऑप्शन में है, इसीलिए हम इसे एलिमिनेट कर देंगे। अब इन दोनों पे हम विचार करते हैं। तो कास्टिक सोडा का क्या हो जाएगा? बी का कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी का 1, तो बी का 1, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। आप याद कर लीजिए, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी का 2 तूतिया कॉपर सल्फेट, और हाइपो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। लोहे के संक्षारण अर्थात जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है? तो गैल्वेनीकरण, हाँ गैल्वेनीकरण हम करते हैं जंग से बचाने के लिए। क्रोम प्लेटिंग भी जंग से बचाने में मददगार होती है, एनोडीकरण भी मददगार होती है। तो भर्जन नहीं होगी, क्योंकि भर्जन एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? रोस्टिंग। भर्जन को हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं रोस्टिंग। एक धातु कर्म प्रक्रिया है जिसमें अयस्क को हम क्या करते हैं? वायु की इस बात को आप याद रखेंगे, रोस्टिंग क्या होता है? यह होता है वायु की उपस्थिति में, इस वर्ड पे हम जोर दे रहे हैं, वायु की उपस्थिति मतलब इसके प्रेजेंस में, तो वायु की उपस्थिति में हम उच्च ताप तक गर्म करते हैं इसको, इससे अशुद्धियां दूर होती है।
तो जंग तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हम इस विधि का यूज नहीं करते हैं, बल्कि अयस्क के शुद्धिकरण के लिए करते हैं। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भर्जन। केंद्रक को सबसे पहले किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो केंद्रक को सबसे पहले खोजा था रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक को खोजा था और उसने केंद्रक नाम भी दिया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग में निम्न में से कौन सा लक्षण का चयन नहीं किया था? ना, नहीं वर्ड दिया है। तो दरअसल मेंडल जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने 8 लक्षणों का चयन किया था। कितने लक्षणों का? 8 लक्षणों का चयन किया था। तो जैसे कि फूल की स्थिति, फूल का रंग, फूल की आकृति, इन सब पे उन्होंने विचार किया था। उन्होंने बीज के रंग पे विचार नहीं किया था ना। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बीज का रंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, विकास का मुख्य कारक है। विकास का मुख्य कारण है प्राकृतिक वर्ण, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इसे डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसे डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया है नेचुरल सिलेक्शन। आपसे यह भी पूछा जाता है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किनकी देन है? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? तो वर्गीकरण की मूलभूत इकाई है वंश एवं जाति। इसलिए हमारा आंसर सी सही होगा। सबसे विशाल जीवित प्राणी है, सबसे विशाल जीवित प्राणी है नीली व्हेल। ये सब सिंपल फैक्ट है। नीली व्हेल, इसके जीभ का वजन एक हाथी के बराबर होता है। तो आप सोच सकते हैं कितने विशाल का स्तनपायी प्राणी है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो साइटोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो स्ट्रोमा में होता है। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, ऑप्शन है पुरकिंजे कोशिकाएं, स्वान कोशिकाएं, एमेक्राइन कोशिकाएं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रेटिना में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? एमेक्राइन कोशिकाएं पाई जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है क्रो मैग्नान मनुष्य। तो आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? क्रो मैग्नान। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, 75। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है। तो पीछे का हिस्सा। करवाहट के लिए मानव जीव का कौन सा संवेदनशील क्षेत्र है? पीछे का, जीव के पीछे का हिस्सा है। ऐसे भी आप कड़वी चीजें जैसे करेला, नीम, ये सब जब खा लें तो आपको बहुत देर तक लगेगा कि कड़वा लग रहा है। तो दरअसल जीव के पीछे का हिस्सा जो है करवाहट के लिए जिम्मेदार होता है। जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक जैव रासायनिक रूप की दृष्टि से हम देखें तो इंसुलिन एक प्रोटीन है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा। इंसुलिन इंसुलिन का स्रावन इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इंसुलिन का स्रावन पैंक्रियाज के लैंगरहैंस की दीपिकाओं से होता है। ठीक है, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिकाओं के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मनुष्यों में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नलिका है। तो मूत्राशय को, गुर्दे को मूत्राशय से कौन जोड़ती है? तो मूत्रवाहिनी जोड़ती है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। अंतरापरशुक पेशियां पाई जाती है। तो अंतरापरशुक पेशियां कहाँ पाई जाती है? पसलियों के बीच में पाई जाती है। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पसलियों में। नेक्स्ट, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है। तो भोजन को ब्रेक डाउन, तो हमारे शरीर में भोजन को ब्रेक डाउन कौन करता है?
तो पाचक एंजाइम, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन कौन करता है? पाचक एंजाइम। एंजाइम जैसे पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये सब क्या करते हैं? खाद्य मतलब जटिल अणुओं को सरल अणु में बदलते हैं, इसी का हम भोजन का ब्रेक डाउन करते हैं। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है। एंटीबायोटिक, तो आपको पता है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये तो दर्द सबकी दवा है ना। क्लोरोक्विन मलेरिया की दवा है। पेनिसिलिन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है। यह जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति है उसके निर्माण को बाधित करती है। ठीक है, कोशिका भित्ति के निर्माण को बाधित करती है और इसीलिए इस प्रकार ये हमें स्वस्थ रखने में कुछ जीव बैक्टीरिया से बचाती है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? पेनिसिलिन। हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो क्या नहीं लेनी चाहिए? तो वसा नहीं लेनी चाहिए, इससे ब्लॉकेज होती है। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में वसा से परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? शैवालों का अध्ययन है, इसीलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है 83 का को किस रंग द्रव्य के ऊपर पौधे का रंग हरा, तो हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया कहलाती है। सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व पानी से कार्बोहाइड्रेट, तो क्या होती है? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं और इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 85 का सी। पौधे का रंग फिर से वही था, इसीलिए हरा होता है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? जन्म का नियमन पुरुष, महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं, लेकिन पुरुष का पूछा है तो पुरुष कॉन्डोम का यूज करते हैं। बाकी ऑप्शन लूप, कॉपर टी, माला डी, ये सब महिलाओं द्वारा यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं टारपीन का तेल निकाला जाता है किससे? चीड़ से, इसे याद रखना है। टारपीन का तेल चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? मधुमक्खी उपयोगी है, केचुआ, केचुआ भी उपयोगी है ना, किसानों का मित्र कहा जाता है। टेपवर्म, ये उपयोगी नहीं है, ये तो हानिकारक है और इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। रेशम का कीड़ा ये उपयोगी है, रेशमी कपड़े बनाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नहीं होगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ ये सही है। तो खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख नीति के साथ एकीकृत किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकृत किया गया है ताकि खेलों का विकास हो सके। और इसके लिए 2025-26 के बजट में 3,794 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई? जनजातीय ग्राम विकास योजना बिरसा मुंडा की जयंती पे लाया गया था और इसके लिए 15,989 गांवों के विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाल में लद्दाख के नए राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं कविंदर गुप्ता। लद्दाख
चर्चा में रहा है और ये यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है और इसीलिए इसे आप याद रखेंगे। कविंदर गुप्ता। लद्दाख को केंद्रशासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो 2019 में बनाया गया था, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया, आर्टिकल 370 को एबॉलिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहरों के बीच हुई? तो किन दो शहरों ने? कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशाला की मेजबानी की? तो वाडा, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके कार्यशाला की मेजबानी राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा किया गया। और यह कहाँ पे किया गया था, ये फैक्ट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। ये मेजबानी कहाँ की गई है? नई दिल्ली में की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी मेजबानी कहाँ की गई, तो नई दिल्ली में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई व शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कहाँ पे किया था? तो हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की? तो टाटा ने किसके साथ साझेदारी की थी? एयरबस के साथ की थी। इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ये एक फैक्ट बन गया है, इसे आप याद रखेंगे जरूर। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया गया है? 1 वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार उन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकेले के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नए ब्रांड एम्बेसडर ओकेले के कौन बने हैं? ये क्या सनग्लास कंपनी है और कौन बने हैं? शुभनम गिल। नेक्स्ट। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लॉन्च की है? नई सब्सिडी योजना ड्रैगन फ्रूट को बढ़ावा देने के लिए की गई है। इसके तहत 50% सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट स्वास्थ्य आईडी प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निजी अस्पताल को बढ़ावा देना गलत है। स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता, ये एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया गया है? तो राज्य विशिष्ट आपदा, राज्य सरकार ने लू को या हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया है। इसके अनुसार ऐसा होने से क्या होगा? यदि लू से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जा सकेगा। तो ये रहा बीपीएससी एडीओ का सेट फर्स्ट। इसे आप ध्यान से सुने होंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।